हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी यहाँ पे खैरियत से हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नाम की जो आज के दौर में किसी नाम का मोहताज नहीं है। उस नाम को आप लोगों ने भी कई दफ़ा देखा होगा, पढ़ा होगा, कई लोगों के मुँह से सुना होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ होंडा की। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये बात है साल 1914 की, जब एक 8 साल का बच्चा जापान के एक छोटे गांव में खेल रहा था। तभी उसने एक 4 पहियों पर चलती हुई एक मशीन देखी। ये फोर्ड का मॉडल टी था, जिसको देखकर ये बच्चा कुछ ज़्यादा हैरान हो गया। यही वो दिन था, उस 8 साल के बच्चे को गाड़ियों और मैकेनिकल पार्ट से पहली बार लगा हुआ था। इसका नाम था सोशाइरो होंडा। और किसको मालूम था, आने वाले वक्त में इसका नाम हमें हर छोटी बड़ी गाड़ियों में देखने मिलेगा। दोस्तों, 1906 में जापान के माउंट फूजी के करीब एक छोटे गांव में सुचारो होंडा पैदा हुआ। उनके पिताजी लोहार होने के साथ साथ पार्ट टाइम में साइकिल रिपेयरिंग का काम करते थे। होंडा के 5 बहन भाई पहले ही कई कई बीमारियों से मर चुके थे। लिहाजा उसके माँ बाप को होंडा से कई उम्मीदें थी, लेकिन होंडा को पढ़ाई से कोई लगाव नहीं था। अलबत्ता होंडा अपने बाप के साथ में साइकिल रिपेयर के काम में ज़्यादा दिलचस्पी थी। जब वो 16 साल का हुआ, उसने न्यूज़पेपर में जॉब का ऐड देखा, आर्ट शुकाई नामी एक ऑटोमोबाइल कंपनी में। होंडा ने कंपनी को जॉब के लिए लेटर लिखा और खुशनसीबी से होंडा को पॉजिटिव रिप्लाई आ गया। यही वो टाइम था जब होंडा अपना घर और स्कूल छोड़कर कमाने की आस लगाए टोक्यो के लिए रवाना हो गया। होंडा का ख्वाब तो तब टूटा जब वो टोक्यो में आर्ट शुकाई पहुंच गया। कंपनी के मालिक ने होंडा होंडा को सफाई का काम पे लगा दिया और यहाँ तक कि उसको बेबी सिटिंग तक पे लगा दिया। होंडा बेचारा करता तो क्या करता। एक तरफ वो अपना घर और माँ बाप को छोड़ के आ चुका था और दूसरी तरफ उससे दुनिया के सारे फालतू काम लिए जा रहे थे। उसको वापस अपने गांव जाने में शर्म आ रही थी, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को फेस करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। यही वजह थी कि वो कई महीने तक वो और जॉब्स करता रहा। कुछ ही महीनों के बाद आर्ट शुकाई के मालिक ने होंडा से वर्कशॉप के काम भी लेना शुरू कर दिए। होंडा को इस काम में शुरू से बहुत इंटरेस्ट था, इसीलिए वो चीज़ों को आसानी से समझ रहा था। चंद महीनों में वो हर तरह की गाड़ी और उनके पार्ट्स के बारे में काफ़ी कुछ जान चुका था। इस दौरान आर्ट शुकाइस ने 2 स्पोर्ट्स कार भी बनाई, जिसमें पहली गाड़ी आर्ट डेमलर थी और दूसरी गाड़ी कर्टिस। ये दोनों गाड़ी यूज इंजन्स को करके बनाई गई थी, जिन्होंने जापानीज मोटर कार चैंपियनशिप 1924 में पहली पोजीशन भी हासिल की। होंडा अभी तक एक अच्छा मैकेनिक था, लेकिन इस रेस पे वो ड्राइवर के साथ इंजीनियर के तौर में बैठा था। यही वो इवेंट था जिसके बाद सुचारू होंडा ने मोटर स्पोर्ट को अपना रिलीजन बना लिया। अगले कई सालों तक वो आर्ट शुकाई कंपनी में ही काम करता रहा और अपने एक्सपीरियंस को वो बढ़ाता भी रहा। 1928 में 22 साल की उम्र में उसके मालिक ने अपनी एक और ब्रांच खोलने का फैसला किया। ये ब्रांच हमाटू शहर में खोला गया, जिसको चलाने के लिए मालिक ने होंडा को जिम्मेदारी दी गई। होंडा ने आर्ट शुकाई की इस ब्रांच को एक वर्कर से शुरू किया था और सिर्फ 2 ही साल में 30 वर्कर तक पहुंचा दिया। वो एक अब बहुत अच्छा मैकेनिक बन चुका था और ड्राइवर भी। उसने अपनी महारत का फायदा उठाते हुए अपने मालिक के लिए एक स्पोर्ट्स कार डिजाइन की। ये गाड़ी 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती थी, जिसने पुराने कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। ये रिकॉर्ड अगले 20 साल तक जापान के पास ही रहा हाईएस्ट रिकॉर्ड के तौर पर। आर्ट शुकाई के मालिक के दिल में होंडा की अहमियत और बढ़ चुकी थी। वो अपना खुद का वर्कशॉप खोलना चाहता था, लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था। 1936 में रेसिंग के दौरान होंडा का एक खतरनाक एक्सीडेंट हो चुका था। इस एक्सीडेंट में उसकी जान तो बची, लेकिन उसका लेफ्ट बाजू फ्रैक्चर हो गया और शोल्डर डिसलोकेट हो गया और चेहरे पे कई जख्म आ चुके थे। उसको अपनी ज़िंदगी यहीं पे ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही थी। ना वो मैकेनिक का काम कर सकता था और ना ही वो रेसिंग में हिस्सा ले सकता था। कई महीनों के बाद जब वो दोबारा ठीक हुआ, तो उसने आर्ट शुकाई के मालिक को रिक्वेस्ट की कि वो अब रिपेयर का काम नहीं कर सकता। होंडा ने एक आइडिया पेश किया, क्यों ना अब वो स्पेयर पार्ट्स बनाने के लिए एक अलग कंपनी शुरू करे। आर्ट शुकाई के स्टेक होल्डर्स ने होंडा का ये आइडिया फौरन रिजेक्ट कर दिया। उनको ऑलरेडी प्रॉफिट मिल रहे थे और कोई भी नहीं चाह रहा था कि नया रिस्क लिया जाए। इसी पर होंडा ने डिसाइड किया पार्ट्स मैन्युफैक्चर की कंपनी वो अकेले ही खोलेंगे।
1936 में 30 साल की उम्र में उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर टोकाई सेकी हेवी इंडस्ट्री खोली और अपने दोस्त सुचारो काटो को प्रेसिडेंट बना दिया। कंपनी तो वो खोल चुके थे, पर होंडा के पास उसको चलाने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी। वो दिन भर आर्ट सुकाई के लिए काम करता था, और जबकि वो रात में अपनी नई कंपनी के लिए खुद इंजन और पिस्टन बनाने की कोशिश करता था। अगले कई महीनों तक वो इसी रूटीन पर चलता रहा, लेकिन उसको कोई कामयाबी नहीं मिली। उल्टा वो लगातार शिफ्टें लगा के कमज़ोर हो चुका था। एक के बाद एक नाकामी रोक रही थी। तभी उसने मेटलर्जी में महारत हासिल करने के लिए एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। 1939 में 3 साल लगातार मेहनत करने के बाद आखिरकार उसने एक पिस्टन बनाने में कामयाब हो ही गया। अब उसने आर्ट सुकाई कंपनी में जॉब छोड़ी थी और फुल टाइम पिस्टन बनाने में लगी गया, पर उसको ये मालूम ही नहीं था उसके जो बनाए हुए पिस्टन में अभी भी कई फॉल्ट मौजूद है। उसने टोयोटा कंपनी को अपने पिस्टन ऑफर किए, पर टोयोटा कंपनी ने 50 में से 47 डिज़ाइन रिजेक्ट कर दी। ये खबर होंडा पर बिजली बन के गिरी, क्योंकि उसके पास वापस जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। उसने मुख्तलिफ कंपनी की रिक्वायरमेंट को समझने के लिए पूरे जापान के दौरे लगाना शुरू कर दिए। अलग अलग फैक्ट्री में गया, कार मैन्युफैक्चरर से मिला। अगले कई साल उसने मार्केट को समझने में लगा दिए, और उसके बाद होंडा ने फिर से एक बार पिस्टन बनाए। इस बार ये पिस्टन सारी कंपनी के क्वालिटी कंट्रोल पास कर चुके थे। उसको धड़ाधड़ ऑर्डर मिलना शुरू हो गए, और एक बार फिर से होंडा को फिर से अपने ख्वाब पूरे होते दिखाई दी। ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए उसकी कंपनी ने 2000 कंपोनेंट्स भी हायर कर लिए। होंडा की ये खुशी सिर्फ चंद दिनों की मेहमान थी, ये किसको पता था। 1941 में जापान वर्ल्ड वॉर 2 में कूद गया, और मिनिस्ट्री ने कई कंपनियों को अपने कंट्रोल में ले लिया, जिसमें एक कंपनी सुचारो होंडा की भी थी। होंडा को डाउनग्रेड करके उसी की कंपनी में सीनियर मैनेजर बना दिया गया, और चीज़ें तब मजीद खराब हुई तो जब कंपनी के वर्कर्स को मिलिट्री सर्विस में लगा दिया। अगले 3 साल इतना ही मुश्किल में गुजरे, लेकिन 1944 में एक वाक़या हुआ जिसमें होंडा की उम्मीदों को पूरी तरह से पानी फेर दिया। एयर स्ट्राइक के दौरान एक मिसाइल सीधा होंडा की फैक्ट्री में आ घुसी। पूरे मुल्क की हालत बस से बदतर होते जा रहे थे। जापान जंग हारता हुआ दिखाई दे रहा था। फिर 1945 में 2 न्यूक्लियर अटैक्स हुए, जिसने जापान की कमर ही तोड़ दी। जंग तो अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन अपना होंडा सब कुछ खो बैठा था। उसने अपने बचे कुचे एसिड टोयोटा को 4,50,000 येन में बेचे, और एक बार फिर जॉबलेस होकर बैठ गया। ये हालत सिर्फ होंडा के साथ ही नहीं थी, बल्कि पूरा जापान बहुत बुरे क्राइसिस से गुजर रहा था। इकोनॉमिक मेल्ट हो रही थी, खाना पानी की बहुत शदीद किल्लत और महंगाई ने सबकी कमर तोड़ की थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मिलना इतना ही मुश्किल हो चुका था, क्योंकि जापान में पेट्रोल भी नायाब हो चुका था। इसी दौरान होंडा को जापानीज इंपीरियल आर्मी का एक छोटा इंजन मिला, जिससे वो वायरल रेडियो चलाया करते थे। अपनी आदत से मजबूर उसे एक आइडिया आया। उसने सोचा क्यों ना इस इंजन को साइकिल में लगाकर अपनी ट्रांसपोर्ट का मसला हल किया जाए। इससे ट्रांसपोर्ट आसान भी हो जाएंगी और सस्ती भी पड़ेगी, क्योंकि उस दौर में लोग पहले ही महंगाई से परेशान थे। जब उन्होंने यही इंजन एक साइकिल में लगा देखा तो सबको ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। चंद यूज इंजन तो होंडा को मिल गए, लेकिन लोगों की डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि अब होंडा ने अपना खुद का इंजन डिज़ाइन किया। ये हिस्ट्री में पहली बार था कि किसी मशीन पर होंडा का लोगो दिखा गया। होंडा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मास लेवल पे साइकिल बना सके, लिहाजा उसने 18,000 दुकानदारों के नाम एक ओपन लेटर लिखा। लोगों को होंडा पे इतना भरोसा था कि 3,000 दुकानदारों ने उसको पॉजिटिव रिप्लाई दिया और पैसे भी एडवांस में दे दिए। अगले 3 सालों में होंडा ने एक ऐसी मोटरसाइकिल बनाई जो मार्केट के रिक्वायर के मुताबिक थी। ये सुपर कप के नाम पे लॉन्च की गई, जिसने आते ही मार्केट में धूम मचा दी। यह मॉडल इतना कामयाब हुआ कि 1958 में इसने अमेरिका की अपनी ट्राइम और हार्ले डेविडसन कंपनी की सेल को पीछे छोड़ दिया। क्योंकि होंडा को रेसिंग का बहुत शौक था ही, इसलिए उसने स्पोर्ट बाइक बनाने का फैसला किया। वो मुख्तलिफ बाइक रेसों में जाता और जीतने वाली बाइकों के खास फीचर को नोट डाउन करता। उस दौर में ऐसे स्पोर्ट कंपटीशन रेस से बढ़कर मैन्युफैक्चर कंपनी के लिए मार्केटिंग का टूल हुआ करते थे।
चंद सालों में होंडा की पहली स्पोर्ट्स बाइक लॉन्च की गई, जिसने 1962 में इंटरनेशनल रेसिंग कंपटीशन में पहली पोजीशन हासिल की। इस रेस में होंडा का नाम पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। 1960s में होंडा दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी थी और 1968 तक ये 1 करोड़ यूनिट सेल कर चुकी थी। अपनी ज़िंदगी के 62 साल गुजारने के बाद आखिरकार सुचारू होंडा को कामयाबी तो मिल चुकी थी, लेकिन जो था वो बचपने से लिए बैठा था, वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया था। होंडा अब कार मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी जाना चाहता था। कई लोगों ने उन्हें ऐसा करने से मना भी किया, लेकिन उन्होंने किसी की एक ना सुनी। उस वक्त जापान में ऑलरेडी टोयोटा और निसान जैसी कंपनी अपना बिजनेस जमाए बैठी थी। वहाँ मार्केट में अपनी नई जगह बनाना काफ़ी मुश्किल था। होंडा ने अपनी पहली पिकअप ट्रक T360 लॉन्च की और जो कि फेल हो गई, और उसके बाद S500 स्पोर्ट्स कार लॉन्च की, जिसके सिर्फ 1300 यूनिट ही बिक पाए। कई सालों की मेहनत और कई डजन डिज़ाइन फेल होने के बाद फाइनली 1972 में होंडा सिविक लॉन्च की। ये वो गाड़ी है जिसके नए मॉडल आज तक पूरी दुनिया में यूज़ किए जाते हैं। 1980s में होंडा मोटर जापान की तीसरी बड़ी मैन्युफैक्चर कंपनी थी और सिर्फ 10 सालों में ही ये दुनिया की तीसरी बड़ी कंपनी हो गई। आज होंडा का नाम हमें कार्स, मोटरसाइकिल, बोट इंजन, प्लेट्स इंजन और डजनों पावर टूल्स में दिखाई देता है। सुचारू होंडा ने होंडा सिविक के लॉन्च होने के अगले ही साल 1973 में कंपनी से रिटायरमेंट ले ली थी और 5 अगस्त 1991 को उनकी ज़िंदगी का ये सफ़र हमेशा के लिए ख़त्म हो गया था।